राम राम भाई और बहनों। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी का पार्ट 2। मोहम्मद गोरी के पार्ट 1 में आपको सभी बता दिया गया था कि आपने क्या क्या चीज़ें की, मोहम्मद गोरी कैसे कैसे भारत आया, कहाँ से आया, आपका कौन से दर्रे से आया था। ये आपको गोमल दर्रे से आया था, आपको ये भी बता चुका हूँ। पहला युद्ध उसने कहाँ आक्रमण किया था? मुल्तान। मुल्तान पर आक्रमण किया। उसी साल उसने सिंध पर आक्रमण किया। दूसरा युद्ध उसका आपका किसके खिलाफ? आपका गुजरात के खिलाफ चलाया था उसने, जहाँ पहली बार वो हारा था। किसके से हारा था? वो भीम सेकंड से वो पहली बार हारा था। इसके बाद तीसरा युद्ध उसका हुआ। तीसरा युद्ध उसने पंजाब पे किया, जहाँ पेशावर उसने वो जीता। फिर उसने पंजाब पर आक्रमण करते समय आपका भटिंडा पर आक्रमण कर दिया, जो आपका पृथ्वीराज चौहान के हिस्से में आता था। ये आपको पता है। वो भटिंडा पर आक्रमण करना ही उस पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध का मुख्य कारण बना। ठीक है। पहला तराइन का युद्ध आपको बता ही चुका हूँ, 1191 में हुआ। ठीक है। पहला तराइन का युद्ध आपका 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था, जिसमें आपका पीआरसी पृथ्वीराज चौहान जीता। दूसरा युद्ध आपका जो 1192 में हुआ था, उसमें ये हार गया, मोहम्मद गोरी जीत गया था। आपको कहानी बताई थी मैंने कि कैसे कैसे। कुछ कहते हैं कि भाई चंद्रबरदाई ने क्या काम करा। कहानी लिखी है चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया गया। शब्द भेदी बांध की कहानी आपको बताई थी। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका इसका छठा युद्ध। जब तराइन का युद्ध इसने कर दिया, तराइन के युद्ध के बाद इसका 1194 में इसका एक युद्ध आता है। 1194 में युद्ध आता है, आपने सुना होगा, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, इसे सही से लिख। कन्नौज का युद्ध। ठीक है। या आप इसे दूसरे नाम से भी जानते हो, एक चंदावर का युद्ध। ठीक है। या तो आता है किसका? कन्नौज का युद्ध, या नाम आता है चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का जो युद्ध था, ठीक है, चंदावर का जो युद्ध हुआ है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। चंदावर का जो युद्ध था, इसका सीधा सीधा ये बात की जाए, आपके यूपी की साइड आया था ये जो हुआ था। क्योंकि भाई आज वो दिल्ली का था, दिल्ली के अलावा आपका इधर तो जो चंदावर पड़ता है, ये आपका इटावा साइड पड़ता है। यूपी का जो जिला है इटावा, उसकी तरफ पड़ता है चंदावर। कन्नौज भी उस साइड ही पड़ता है। अब ये जो हुआ था, ये किसके खिलाफ हुआ? मोहम्मद गोरी और किसके खिलाफ? आपका राजा जयचंद। ये हुआ राजा जयचंद के खिलाफ। ठीक है। राजा जयचंद जो आपका राठौर वंश, ठीक है, जो आपका राठौर वंश का शासक था जयचंद, उसके खिलाफ हुआ। और ये जयचंद वही है जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था? ससुर। मतलब इसी की लड़की को लेकर भागा था पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता नाम आपको याद होगा। ठीक है। अब इस दौरान कहा जाता है भाई, जैसे युद्ध चल रहा था, युद्ध क्षेत्र में जयचंद कहता हूँ आँख में तीर लग जाता है। ठीक है। युद्ध के दौरान आँख में तीर लगा, और तीर लगने के बाद वो हाथी पे बैठा था, हाथी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी युद्ध को जीत जाता है। और इस युद्ध के बाद आपका भारत में एक नाम उभर के आता है, इस नाम को आप आगे ही पढ़ोगे। वो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ये सही, एक बार जो सही से लिखता हूँ, थोड़ा पतला करना पड़ेगा। ये आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ये नाम उभर कर आता है इस युद्ध में। इस क्यों आता है? इस युद्ध में उभरने का कारण क्या है कि आपका इस युद्ध को जीतने के बाद, ठीक है, इस युद्ध को जीतने के बाद
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो गौरी ने साम्राज्य जीता था, गौरी ने उसको अपना वायसराय नियुक्त किया भारत की सल्तनत का। मतलब एक तरह से आपको कहा जाता है कि सिक्योरिटी के तौर पर आपको जमा कर दे दूँगा, हाँ भाई सुरक्षा कर्मी की नुका, हाँ तू मेरी ज़मीन की सुरक्षा करिए। तो इसकी सुरक्षा के लिए इसने कुतुबुद्दीन जो इसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, उसको सुरक्षित वहाँ कर दिया। अब यहीं आपकी बात की जाती है, ये आपके जाकर गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, गुलाम वंश की संस्थापक यही बनता है, यही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है वो भारत में। ठीक, इसके बाद इसको वायसराय नियुक्त करने के बाद मोहम्मद गौरी अपना वापस चला जाता है अपना कहाँ, गजनवी गौर प्रदेश में। ठीक, फिर इसके बाद ये दोबारा उसको भारत आना पड़ता है एक बार। ठीक है, वो दोबारा भारत आता है, कौन, मोहम्मद गौरी। आक्रमण के बाद इसका फिर 7वां आक्रमण होता है 1195-96 में। 1195-96 में इसका आक्रमण होता है दोबारा से, और इस बार होता है जाट प्लस राजपूत। ठीक है, जो चुनार राजस्थान के पास इलाका है, चुनार के जो जाट थे, चुनार के जाटों और राजपूतों ने मिलकर क्या काम किया था, इसका विद्रोह करना स्टार्ट किया था। तब उसने 1195 में इन पे युद्ध किया, इन दोनों को हराया, और बिहार का चुनार, गुजरात में कह रहा हूँ, बिहार साइड पड़ता है, चुनार पर जीत कर बिहार का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, इसके बाद गौरी वापस चला गया। पर क्या हुआ कि गौरी के वापस जाने के बाद, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, गौरी अपने मध्य एशिया जहाँ तुर्की थे जो, उनके साथ युद्ध चल रहा था, तो उनकी तरफ देखने लगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारत में नियुक्त कर ही दिया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बिहाफ पर भारत में जीत हासिल करने लगा। नाम उसी का रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह गौरी का नाम होगा, पर काम कर रहा है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। अब काम कैसे कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अब इसके बाद 1195 में जो युद्ध हुआ, ये युद्ध इसका आखिरी युद्ध था भारत में भी। इसके बाद वो चला जाता है वापस। इसके बाद आपका जो आता है बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड को जीतता है। कौन, बुंदेलखंड, ये आपका बुंदेलखंड को भी जीतता है। ठीक है, बुंदेलखंड पे इसने आक्रमण किया 1197-98 की बात है ये, जहाँ इसने बुंदेल क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का आक्रमण। ठीक है, बुंदेलखंड का आक्रमण 1197-98 में इसका आक्रमण किया इसने। अब इस पे आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद गौरी के नाम से ऐबक ने आक्रमण किया, ये याद रखना हमेशा। मोहम्मद गौरी के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने नाम किया, आपके यहाँ के राजा को हराने के बाद यहाँ पे जीत किया, कन्नौज पर दोबारा अधिकार किया। ठीक है, इस चीज़ का ये आपका इतना है। फिर इसने 1203 में भी बुंदेलखंड पर आक्रमण किया है। पहले तो 1198 में 97 और 98 में किया। ठीक है, फिर इसने दोबारा से एक बार बुंदेलखंड पर दोबारा आक्रमण किया था 1203 में और 1202 में, मतलब ये दोनों टाइम पीरियड है ना, 1202 मान के चलो, 1202 में उसने फिर से आक्रमण किया था। पहले वहाँ का जो राजा था वो था राष्ट्रकूट वंश का, जो दूसरी बार आक्रमण किया है उसने उस टाइम का था चंदेल वंश का शासक। ठीक है, दोनों इस बार हुआ। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये लिख लेना, बुंदेलखंड का आक्रमण कुतुबुद्दीन के उसमें आया था। पर जो अब आता है ये बहुत इम्पोर्टेंट, वो आता है बिहार विजय, बिहार पर आक्रमण। ठीक है, अब बिहार पर जो आक्रमण किया, ये याद रखना, ये अगर आप समझते हो कि ऐबक ने किया होगा, ये ऐबक ने नहीं किया, ये इसका मोहम्मद गौरी का एक
आदमखोर सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। मतलब इसके दो गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के दो फेमस गुलाम रहे हैं, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, एक रहा है बख्तियार खिलजी। ठीक है, इस बख्तियार खिलजी को ही श्रेय जाता है बंगाल और बिहार जीतने का। ठीक है, तो ये बिहार जीतने के लिए गया था। अब बिहार जीतने के लिए इसने कब टाइम पीरियड रखा? टाइम पीरियड इसका आता है 1100, चल जा, 1197। उसी टाइम जब आपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर आक्रमण किया था? बुंदेलखंड पर। वहीं उसी टाइम इसने बिहार पर आक्रमण करने की योजना बनाई। किसने? बख्तियार खिलजी ने। अब बख्तियार खिलजी ने कैसे योजना बनाई भाई? बख्तियार खिलजी को जीता, वहाँ पर इसने बहुत वो क्या दूंगा भाई, 200 घुड़सवारों के साथ इसने बिहार की राजधानी उस टाइम वो थी ओदंतपुरी। ठीक है, जो ओदंतपुरी थी, ओदंतपुरी को लूटा। अगर यहाँ लिखते हैं बिहार राजधानी थी ओदंतपुरी, शासक का नाम था वहाँ का, ये है इंदुमन। ठीक है, इंदुमन मीरू। ठीक है, बिहार का जो शासक था उसका नाम था इंदुमन मीरू। ठीक, इसके खिलाफ इसने युद्ध किया बिहार में। जो इंदुमन मीरू था बिना लड़े ही अपना वहाँ से भाग गया, और इसने बिना लड़े ही, बिना किसी युद्ध के ही खिलजी ने बिहार को जीत लिया। ठीक है, यहाँ कहते हैं इसने बिहार में इन्हें कत्लेआम मचवाया। ये नहीं देखा कौन कैसा है। जो वहाँ बिहार में शुरुआत से ही बिहार बौद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र रहा है, तो वहाँ जितने भी बौद्ध भिक्षुक कहते थे, बौद्ध विहार थे, मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई धर्मशालाओं को बौद्ध विहार कहा जाता है। तो जितने बौद्ध विहार थे वहाँ पर उसने सबको तुड़वाया, बहुत सारे को, बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करा दी, बहुत चीज़ हुई। ठीक है, इसके बाद अभी बिहार का आया नहीं है, बिहार का भी टाइम पे आएगा, एक बार और आएगा। इसके बाद इसने जो इसका आक्रमण हुआ, खिलजी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका बीके की बात ही कर रहा हूँ, बख्तियार खिलजी की ही बात कर रहा हूँ। ये आक्रमण कर रहे हैं अपने नाम से, आक्रमण सेनापति, और जैसे आपका उसमें बुंदेलखंड पर आक्रमण करने वाला सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, पर बंगाल और बिहार पर आक्रमण करने वाला सेनापति था बख्तियार खिलजी। पर किसके नाम से आक्रमण करे थे? मोहम्मद गोरी। तो ये गोरी के आगमन से ही जोड़े जाते हैं, ना कि इनके आगमन से। ये बख्तियार खिलजी ने आपका फिर 1202 में 2 से लेके 5 तक, ये 5 है, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने 2 से लेके 5 तक आपका बंगाल अभियान चलाया। बंगाल अभियान चलाया। ये बंगाल अभियान मतलब बंगाल को जीतने के लिए। अब इसके बारे में कैसे कैसे है कि भाई वहाँ उस टाइम बंगाल पे कौन राजा था, कहाँ कौन करता था, इसके बारे में बात की जाए तो वहाँ पर उस टाइम पे जो राजा था वो था आपका सेन वंश। ठीक है, जो वहाँ था आपका राजा था वो था सेन वंश का राजा। ठीक है, सेन वंश का राजा था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के खिलाफ इसने युद्ध किया। अब लक्ष्मण खेल एक कहा जाए तो जवान राजा था, परंतु एक कहते हैं कि दूसरा राहुल गांधी, आलसी और जिसे अपने कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं पता कि उसे काम करना है, बस राजा बन गया, पर उसे उस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि राजा के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, क्या कैसे करना होता है। वही कि पुराने टाइम का आपका राहुल गांधी था। तो इसी चीज़ में आते हुए उस चीज़ को भाई उसे पता था
कि एक तो बख्तियार खिलजी को उससे मिल गया कि भाई मैं बंगाल इतनी आसानी से जीत लिया, तो मैंने बिहार इतनी आसानी से, तो बंगाल क्या है, बंगाल को भी आसानी जाता है। केवल अब बात करते हैं, यहाँ बात आती है जहाँ ये बिहार को जीतने के लिए 200 सिपाही लेकर आया था, असू वाले घोड़े पे बैठे हुए सिपाही लेकर आया था। ठीक, वहीं बंगाल को जीतने के लिए मात्र 18 सैनिक लेकर आया। ये देख लो, केवल मात्र 18 सैनिक लेकर आया था बंगाल को जीतने के लिए, और उन 18 सैनिक से डरकर आपका लक्ष्मण सेन भाग गया। उन्हीं 18 सैनिकों से डर गया लक्ष्मण सेन और भागकर आपका पूर्वी बंगाल में भाग गया। पश्चिमी बंगाल ये जिसने जीता था बख्तियार खिलजी ने, पर पूर्वी बंगाल में जाके छिप गया। ठीक है, कुछ समय वहीं रहा, उसने वहीं राज्य करा कि पूर्वी बंगाल को अपना हो कर लिया। अब ये आपका इस चीज़ से हुआ। फिर इसने पश्चिम बंगाल को जीत लिया, पश्चिम बंगाल को इसने जीत लिया, पर पूर्वी बंगाल आपका बचा रह गया। तो पूर्वी बंगाल को जीतने के लिए इसने खिलजी ने दोबारा से आगे बढ़ा, पर वहाँ जो आपका वहाँ के राजा थे, राजा का नाम याद नहीं है, ठीक है, राजा के नाम याद नहीं है जो, पर वहाँ पूर्वी बंगाल को जीतते समय ये हार गया। तो इसने बाद में वो चीज़ उसने छोड़ी थी कि मैं पूर्वी बंगाल को जीतना ही नहीं चाहता, पश्चिम बंगाल जीत लिया, उसमें ही बहुत हूँ। ठीक है, इसने फिर अपना डायरेक्शन चेंज की, कहते हैं कि डायरेक्शन चेंज करके इसने अपना तिब्बत पर आक्रमण करने की सोची। ठीक है, खिलजी ने तिब्बत पर भी आक्रमण करने की सोची थी, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करना चाहा। उसने 1205 में कहते हैं तिब्बत पर आक्रमण करने की सोची थी। 1205 में इसने सोची थी, कहाँ, इस पे आक्रमण करने की, पर कहा जाता है कि इसने बीच में ही क्या हुआ, जो आपका असम था, ठीक है, असम के राजा के साथ इसने संधि हुई इसकी। ठीक है भाई, चलो इसकी स्टोरी शुरू से बताता हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। पर तिब्बत वाला आक्रमण चाहे तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, पर फिर भी करते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, तिब्बत का आक्रमण कब हुआ था। ये तिब्बत 1205 में। अब तिब्बत का आक्रमण इसमें कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने लगभग 1 लाख 1 लाख सैनिक के साथ इसने तिब्बत पर आक्रमण करने की सोची। तिब्बत पर जाते समय, जब जैसा आपका तिब्बत इधर है, तिब्बत पे जाते समय आपके बीच में पड़ता है कामरूप। ठीक है, कामरूप राज्य था, कामरूप मतलब आज के टाइम में हम इसको जानते हैं असम के नाम से। असम राज्य का पुराना नाम है कामरूप। ठीक है, कामरूप के राजा से उसने संधि कर ली बीच में, क्योंकि तिब्बत जाते हुए उसने कामरूप पे भी आक्रमण करने की सोची थी, पर वहाँ के राजा ने इतनी बड़ी सेना देखकर उसने संधि कर ली कि भाई मैं तेरे रास्ते में नहीं आने का, जो तुझे जैसा करना है, जहाँ युद्ध करना है तू युद्ध करने जा, और वहाँ की अगर युद्ध स्थिति के लिए तुझे कुछ सलाह चाहिए मैं तुझे सलाह दे दूंगा। उसने युद्ध के लिए उसे सलाह भी दी और परेशान न करने का वादा किया, किसने, असम के राजा ने। ठीक है, अब जैसे ही आपको बताया जाए कि जैसे आपका ये तिब्बत और ये आपका मानते हैं कामरूप, इनके बॉर्डर पर कहा जाता है एक पत्थर का पुल था। पत्थर का पुल था, इस पत्थर को पुल पार करके ही आप तिब्बत में एंटर कर सकते थे, नहीं तो आपका बीच में नदियाँ थी, नदियों के ऊपर पुल बना हुआ था। तो उसने क्या काम करा, खिलजी ने इस पत्थर के पुल, कामरूप ने कह दिया, कामरूप के राजा ने, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें जितनी सलाह होगी वहाँ युद्ध करने के लिए मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि वो तो अपना पल्ला झाड़ना चाहता था, अपना अपना राज्य बचाना चाहता था उस टाइम। तो उसने काम किया, ये खिलजी ने क्या काम किया, कुछ सैनिक पुल के पास छोड़ देगा पुल की सुरक्षा के लिए, कभी कोई पुल पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि इन्हें वापस भी आना होता है। तो पुल पार करने के बाद ये गए, और कहा जाता है ये
पुल पार करने के बाद 15 दिन तक लगातार इनकी सेना चलती रही, 15-20 दिन तक। 15-20 दिन चलने के बाद ये आपके तिब्बत के शहर पहुँचे। ठीक है, तिब्बत में वहाँ पहुँचे, वहाँ मतलब घनी आबादी वाले शहर में पहुँचे। शहर में पहुँचने के बाद उसने वहाँ युद्ध किया। पूरे दिन कहते हैं पूरे दिन युद्ध चला, काफ़ी कुछ हुआ, पर किसी भी तरीके से खिलजी जीत नहीं पाया। बल्कि उसको क्या हुआ, उसको उल्टा नुकसान हो गया। उसकी सेना के काफ़ी सैनिक मारे गए, खाने का सामान था वो ख़राब हो गया। मतलब एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो दूसरी साइड के थे उन्होंने इनकी साधन पे ज़्यादा आक्रमण किया, इनकी वैसी सैनिक पर आक्रमण करने बजाय साधनों पर आक्रमण कर दिया, जिससे ज़्यादा इनकी कमर टूट गई। अब भाई खिलजी ने सोच लिया भाई अब हम तो जीत नहीं सकते, तो अपना वापिस हो लेते हैं। वापिस होते समय क्या काम किया, जो कुछ तिब्बत के वासी थी और असम का अमरूप का राजा था, इन्होंने मिलकर जो ये पुल था, यहाँ के जो पुल पे सैनिक थे वे सैनिक मरवा दिए, पुल तोड़वा दिया, ताकि वे वहीं के वहीं फंसे रहें। और ये तक कहा जाता है कि जब उन पे खाने का सामान नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनके रास्ते में आने वाले गांव, मतलब जहाँ से तिब्बत से वापसी पुल तक आते थे, वापसी में आने वाले गाँवों के में जितनी फसल खड़ी थी सभी की सभी फसलों में आग लगवा दी, ताकि उनको खाने को ना मिल सके, उनके जो घोड़े थे उनको चारा ना मिल सके। इस तरीके से उनके आगे और ज़्यादा समस्या पैदा कर दी। अब यहाँ तक कहा जाता है उनका जब इन्हें खाने वाने को कुछ नहीं मिला, तो वहाँ के सैनिकों ने अपने घोड़ों को मार कर खाना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे करके पुल तोड़ ही दिया था। पुल के पास जो सैनिक बचे थे वे आए, उन्होंने राजा ने नदी में फेंकवा दिया, मरवा दिया। अब ये देखो क्या मैं बताया था, 1 लाख सैनिकों के साथ वो वहाँ गया था, और जैसे तैसे करके आपका बख्तियार खिलजी, जैसे तैसे करके बख्तियार खिलजी आपका मात्र 100 सैनिकों के साथ वापस अपनी राजधानी आता है, जहाँ उसने जीता था बंगाल को, पश्चिमी बंगाल के इलाके में, जहाँ लखनौती। ठीक है, वहाँ आया, वहाँ के लोगों ने उसको अपमानित किया। उस जीत चुका था, वो उसी की जनता थी कि इनका भाई ये जीतने गया था, बस की है नहीं जीतना, युद्ध करने चला। बहुत मतलब अपमान उसका वो हुआ। तो अब ये चीज़ बंगाल विजय उसके तिब्बत का है, तिब्बत के बाद इसलिए ये चीज़ आपका हो जाता है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं, ये हो गया, चलो इसका तो छोड़ दो, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब 1205 में मतलब वहाँ कुछ ज़्यादा ही मतलब ये अपमानित हो गया। अपमानित होने के बाद गोरी की इज्जत तो घटी, भाई ये इनका ये गोरी का सेनापति है, इस टाइप से ये बात उठने लगी, काफ़ी चीज़ें होने लगी। फिर एक जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये स्थिति आई थी, इन पे काबू करने के लिए कई बार कठोर नियम बनाए, उन्हें मृत्युदंड दिया, जो जो अपमानित कर रहे थे, बहुत चीज़ें इसने की, पर उससे विद्रोह थमी नहीं। तब जाकर आप इसने फिर से ही उसी साल 1205 में ही मोहम्मद गोरी को वापस भारत आना पड़ गया। ठीक है, और आना किस वजह से पड़ा, 1205 में खोखर सबसे ज़्यादा जो विद्रोह कर रहे थे, वो विद्रोह कर रहे थे खोखर, जो आपके कश्मीर साइड के इलाके रहते थे, झेलम नदी और चिनाब के नदी के बीच में रहने वाले वे थे खोखर, जाट थे। उनके खिलाफ इसको युद्ध करना पड़ा 1205 में, जिसमें खोखर हार गए। 1205 में इसका अंतिम युद्ध था, ये याद रखना। उसमें ये हार गए, और इसने कई हजार क्या कई लाखों खोखरों को मौत के घाट उतार दिया, और जो बचे कुछ जितने थे उन सबको दास बनाकर बेच दिया। यहाँ तक कहते हैं कि उस टाइम इतने ज़्यादा दास बनाए गए थे कि 1 दिनार में 3 दास बेचता था। केवल 1 सोने के सिक्के के बदले आपका 3 दास, 3 आदमी।
ठीक है, ये इसका अंतिम युद्ध था 1205 में खोखरों के खिलाफ। अब इसके बाद आती है गजनवी की मौत, सॉरी गजनवी कह रहा है, मोहम्मद गोरी की जो मौत हो जाती है आपकी फरवरी 1206 में ही इसकी गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु कब होती है? जब वो वापस गजनी लौटता है। गजनी लौटते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सॉरी, डेथ इसकी इसमें नहीं होती है। डेथ तो इसकी आपकी डेथ होती है इसकी मार्च, ठीक है, मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जब ये गजनी के रास्ते में लौट रहा था। अब गजनी के रास्ते में लौटते समय क्या हुआ था, जो एक किस स्थान पर होती है ये पूछ लेते हैं कि क्या था, किस स्थान पर इसकी डेथ होती है। जो स्थान का नाम था, वो स्थान का नाम था दमियक। दमियक नामक स्थान पर, ठीक है, दमियक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो दमियक है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी के किनारे था। ये आपका उस टाइम शाम के वक्त की नमाज पढ़ते हुए जो आपके खोकर थे, खोकर ने इसके विरोधियों के साथ मिलकर ही नमाज पढ़ते वक्त ही इसकी गला काट दिया, तब इसकी मौत हुई। यह आपका बस इतना ही है, कहता हूँ हाँ भाई कब से कब तक हुआ, इसके आपके युद्ध बता चुका हूँ, युद्ध कब से कब तक के हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये आपके युद्ध थे। अंतिम युद्ध इसका जरूर याद रखना कि अंतिम युद्ध इसका कैसे हुआ था, क्या किन हालातों में हुआ था, ये चीज़। एक चीज़ आपने इसके बारे में जो मैं एक सेकंड रुकते हैं भाई, मैं सोच रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताने की, या मैं उसके लिए सोच रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊँ। चलो इसमें बताएं, चलो छोड़ते हैं, इसमें ही बताते हैं। आपने एक नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, किसका? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक कहानी है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी। हमने ये बहुत बड़ी कहानी है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई। आग लगाने का कारण क्या था, क्या हुआ, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता होनी चाहिए, कैसे कैसे थी। नालंदा विश्वविद्यालय इसके बारे में क्या थी, अगर पूछते हैं सबसे पहले तो इसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो गुप्त साम्राज्य का शासक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी के टाइम पे था, मतलब जब आपका कौन सा चल रहा था, 400 समथिंग साल जो चल रहे थे। ये भारत का पहला, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला हॉस्टल फैसिलिटीज़ वाला पहला यूनिवर्सिटी थी, जहां आपका या कहा जाए आवासीय विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था ये नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त ने स्थापना की थी, ठीक। यहाँ पर नॉर्मली बात की जाए, यहाँ बौद्ध धर्म का ज़्यादा वो था, बौद्ध धर्म के महायान धर्म की ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी, ठीक। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम बात करते हैं कि ये इस पर 3 बार आक्रमण हुआ है, 3 बार आक्रमण किया गया है। एक बार इसके जब लास्ट शासक था उसका गुप्त साम्राज्य का पहली बार तब हुआ था, स्कंदगुप्त के टाइम पर एक बार आक्रमण हुआ। फिर 7वीं शताब्दी में
हुआ। 7वीं शताब्दी में गोदास नाम का एक राजा था, उसने इस पर आक्रमण किया था। फिर इसके बाद जो हम पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण 1193 में हमें जो ये पढ़ना है, ये आपका बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कराया इस पे। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया 1193 में। अब बात की जाए, सवाल पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विभ्रंश विभ्रंश कहते हैं या फिर कहते हैं नष्ट करना, कब किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। कब किया? 1193 में किया। ये चीज़ें, अब इसके बारे में क्या क्या कहानियाँ आती है तो वो कहानी के बारे में बात करता हूँ। जैसे आपको मैं बताया कि आपका बंगाल और बिहार जीतने के लिए क्या था, 11 उसने वो किया था, बख्तियार खिलजी ने अभियान चलाया था। ठीक है, अभियान चलाने के बाद जैसे ही वो जीतने के बाद वापस आ रहा था, वापस आते हुए कहा जाता है वो बीमार पड़ गया काफ़ी, और इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया कि कहते हैं कि मरने की हालत हो गई। बीमारी का नाम पता नहीं है, बीमारी पर वो हाँ बीमार हो गया, जैसे लकवा आ जाता है, ये नहीं पता चला वायरल बुखार हो गया किस टाइप से हो गया, उसको ये नहीं पता चला बुखार क्या है कैसे नहीं, वो बस ये हो गया मरने की हालत में हो गया। तब उसको किसी आदमी से पता चला, नालंदा विश्वविद्यालय का एक गुरु है जिसका नाम है आचार्य राहुल श्रीभद्र। ठीक है, आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय का गुरु थे, गुरु का नाम लिखते हो, गुरु का नाम लिख लेना आप। गुरु का नाम है राहुल श्रीभद्र। ठीक है, आचार्य राहुल श्रीभद्र इनके एक गुरु थे वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में, आयुर्वेद विभाग के। इनके बारे में पता चला। ठीक है, तो लोगों ने उसके जो हकीम थे, हकीमों ने सलाह भी दी उनको, आपको उसको दिखाना है, जो सैनिक थे सैनिकों ने सलाह दी आपको वहाँ दिखाना चाहिए, बहुत बड़े गुरु हैं। पर बख्तियार खिलजी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था कि हिंदुओं में, कि इस्लाम धर्म के अलावा किसी धर्म के पास इतनी शिक्षा होगी कि मुझे ठीक कर पाए। तो वो अपने हकीमों को ज़्यादा तवज्जो देता था कि मेरे हकीम ही मेरे इस्लाम धर्म के, वही मुझे ठीक करेंगे। उनका भारतीय वैद्य पढ़े लिखे नहीं होते, उनका ये जाहिल अनपढ़ काफिर लोग, इन पे इतना ज्ञान कहाँ से आएगा, मेरे हकीम ज़्यादा अच्छे हैं वो है। तो उसने अपने हकीमों से ही इलाज कराना शुरू किया, पर इलाज में दिनों दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। तब जाकर उसे अपनी जान बचाने के लिए उसको आचार्य राहुल को बुलाना ही पड़ा अपने पास बुलाने के बाद इसको क्या होता है कि एक अजीब सी शर्त। ठीक है भाई, आदमी मरने लग रहा है, मरते मरते भी वो कहता है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो काम उसका ये था। खिलजी के साथ हो रहा था कि मरने के कगार पे है, कब्र में पैर लटक रहे हैं, फिर भी घमंड नहीं टूट रहा है। उसने एक अजीब शर्त रखी। अजीब शर्त क्या रखी कि तुम मुझे ठीक करो। आचार्य राहुल देव से कहा कि तुम मुझे ठीक करो, अगर तुम इतने ही बड़े ज्ञानी हो, तुम इतने बड़े वैद हो, तुम हिंदू लोग, तुम बौद्ध लोग इतने ही बड़े ज्ञाता हो, इतने बड़े आप, तुम्हें शिक्षा, इतनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त है, तो तुम मुझे ठीक करो और बिना दवा के, तुम्हारी दी हुई कोई भी दवा मैं नहीं लूँगा। ठीक है, उसने ये शर्त उसके आगे रख दी कि भाई मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी दवा नहीं लूँगा और तुम्हें मुझे ठीक करना होगा, अगर ठीक नहीं कर पाए तो तुम मरोगे। भाई ठीक है, भाई उसने कैसे काम करा क्या है, तो आचार्य ने शर्त मान ली। शर्त मानने के बाद उसका ठीक है मुझे कुछ दिनों का टाइम दियो। उसने कुछ दिन का टाइम लेकर कुछ दिन बाद आचार्य खिलजी के पास एक कुरान की किताब लेकर आते हैं। कुरान की किताब कहते हैं कि उसने कहा कि आप पृष्ठ संख्या इसलिए मतलब पेज नंबर, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे रैंडमली बोलता हूँ, पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 20 तक को आपको ये कुरान शरीफ पढ़नी है। ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ो और आप ठीक हो जाओगे। पर उसको
पढ़ने का तरीका बताया कि आपको जो पढ़ोगे, जब भी आप पन्ना पलटोगे तो आपको थूक लगा के पन्ना पलटना है, मतलब अपनी जीभ पे उंगली लगाकर तब आप पन्ना पलटोगे। तो मैं ठीक है। तो भाई खिलजी मार गया, उनका भाई कुरान शरीफ ही था, इसमें क्या है। पर जो आचार्य ने था वो पूरे पन्ने पर, उन पन्नों पर दवाई को लिक्विड फॉर्म में लगा, उन पर लेप कर दिया था दवाई पर, तो उससे हो गया। ठीक है, उसने कुरान पढ़ी, थूक लगा लगा कर, वही उंगली लगा लगा चाट चाट के उसने कुरान पढ़ी, तो वो ठीक हो गया। ठीक है, इससे ठीक होने के बाद उसके दिमाग सड़ गया पहले तो। उन्होंने कहा भाई, एक तरह से इन्होंने कहा भाई वो ऐसा हो कैसे सकता है कि इन भारतीय लोगों में तो हमारे से ज़्यादा, हमारे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान हो, हमारे से जानते हो। तो उसने ये चीज़ एक तर्क दिया कि मैं इसके इलाज से ठीक नहीं हुआ, मैं तो अल्लाह के रहम से ठीक हुआ हूँ। बेबुनियादी तर्क था, कुछ नहीं था भाई, वो चीज़ था। तो उस तर्क तो देते हुए उसने मन में उसके यही था कि तो भारत के लोग इतने ज़्यादा बुद्धिमान कैसे, अपनी क्या है ना, अपना आपको छोटा फील करा भारतीय ज्ञान के सामने उसने। तो उसने क्या ये सोच लिया कि अब मैं इस देश के ज्ञानी लोगों को, इस देश का जो ज्ञान है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, आयुर्वेद जितना भी है, वो चीज़ सबको जड़ से समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो उसने जो वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय भवन था, उसमें आग लगा दी। और कहते हैं कि उस लाइब्रेरी में 9 करोड़ 9 करोड़ से ज़्यादा किताबें रखी हुई थी, पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई, वे सारी की सारी जला दी गई। और यह तक कहा जाता है कि ये आग 3 महीने तक नॉन स्टॉप, मतलब नियंत्रण निरंतर 3 3 महीने तक जलती रही। हजारों जो वहाँ डॉ वे थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, भिक्षुक थे, वे सबको मरवा दिया गया। हम्म, तब जाकर आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये कहानी आती है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस तरह से इसने विध्वंस किया, नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक, इसके बाद आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर एक फैक्चुअल बात आती है कि नालंदा विश्वविद्यालय आज भी चल रहा है। ये नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय, कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय की बात बताता हूँ कि 1802 में, सॉरी 1812 में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों की खोज हुई। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आपका 1193 में बंद हो गया था, पर दोबारा जो इसको खोजा गया, इसके अवशेष पाए गए, खंडर मिला, इसका 1802 में खोजा गया। ठीक है, ये खोजा गया था हेलमिंटन, जो आपका हेलमिंटन ने, ठीक है, हेलमिंटन ने इसकी खोज की थी। और ब्रेडली ब्रेडली नाम का एक वो था आपका पुरातत्व विभाग का, उसने इसकी खुदाई कराई थी। ठीक है, 1892 में इसकी खंडर की खुदाई हुई। फिर 2006 में जब आपके हमारे प्रसिद्ध राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने 2006 में, ठीक है, उन्होंने 2006 में ये प्रस्ताव रखा था कि हमें नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करना चाहिए। अब 2006 के बाद इन्होंने सुझाव दिया, पर उस टाइम कोई मान ही नहीं गई। फिर आपका 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इसको दोबारा से शुरू कराया गया 2004 में, मतलब 2004 से नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से अपना काम कर रही है, चल रही है। बिहार में है, ये आपको पता ही होगा, बिहार की राजगिरी शहर में ये रहती है। ठीक, अब इसके बारे में इतना, बस इतना ही रहने दो कि कुलपति कौन है, वो चीज़ आपका अभी कोई छोड़नी है। वर्तमान अगर इसका चांसलर देखा जाए, वर्तमान चांसलर इसका है विजय पांडुरंग भाटकर। कौन है, नाम लिखते हो, वर्तमान कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय का जो वर्तमान कुलपति है वो है विजय पांडुरंग, ये विजय पांडुरंग भाटकर, इसका वर्तमान
वो है वर्तमान चांसलर है, कुलपति है। ये आपका आता है किसके बारे में, ये आपका यहाँ सारी हो जाती है मोहम्मद गौरी के बारे में बातें ख़त्म। अब मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें हैं, इसके बारे में चलो आज इतना ही रहने देते हैं। बस कुछ फैक्ट रह गए हैं, वे फैक्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब लंबी वीडियो हो जाएगी दिक्कत आएगी, तो इतना वो भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस कल थोड़ा बहुत चीज़ें रह गई हैं कि भाई इसने क्या क्या काम हुए, मोहम्मद गौरी के साथ कौन कौन लेखक साथ आए थे भारत में, ये चीज़ें, और कुछ नहीं है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा 3-4 लाइन का ज़्यादा काम है। तो कल से ही नेक्स्ट मतलब बात की जाएंगे। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दिल्ली सल्तनत। जब आपको पढ़ाए, जिसमें आप पढ़ोगे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत का है। दिल्ली सल्तनत के बाद आप पढ़ोगे मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य आपका केवल आप पढ़ोगे मध्यकालीन भारत में मुग़ल साम्राज्य पढ़ाया जाता है केवल औरंगजेब तक। औरंगजेब के बाद आपका कौन आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। तो आपका मॉडर्न आपका यहाँ तक पढ़ना है। इसमें ही आप पढ़ोगे भक्ति आंदोलन, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में मध्यकालीन इतिहास में आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका चिश्ती आएंगे, मुसलमान इतिहासकार आएंगे, मुसलमान आपके धर्मगुरु आएंगे, हिंदू धर्मगुरु आएंगे, कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास, इनके बारे में बात आएगी। कालिदास का नहीं, सॉरी, कबीरदास, तुलसीदास, इनके बारे में बात आएगी। आपका गुरु नानक देव के बारे में बात आएगी, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, शंकराचार्य के बारे में बात आएगी। ये आपका भक्ति आंदोलन है। मतलब आपका ये मतलब कहा जाए 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक में आपका मध्यकालीन इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा। पहला टॉपिक दिल्ली सल्तनत, दूसरा टॉपिक आपका मुग़ल साम्राज्य, तीसरा टॉपिक भक्ति आंदोलन। आपके के लिए 3 टॉपिक हैं। इसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास खत्म। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब आपका कल से जहाँ तक होगा हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। चलो सभी को राम राम भाई और बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। चलो।